हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका विवेकानंद की कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में। और हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें आज पढ़ेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं बच्चों, और इंटरनल स्ट्रक्चर में हम आज पढ़ेंगे एट्रियल वॉल, वेंट्रिकुलर वॉल एंड चैम्बर वॉल एंड लिगामेंटम आर्टेरियोसस। स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं चैम्बर वॉल पर। चैम्बर में जिस तरह से दो चैम्बर होते हैं, कौन कौन से चैम्बर होते हैं? एट्रिया होता है, एट्रियल वॉल होती है, वेंट्रिकुलर वॉल होती है। एट्रिया में मिलने वाली वॉल को एट्रियल वॉल बोला जाता है। वेंट्रिकुलर वॉल को वेंट्रिकल में देखा जा सकता है। वेंट्रिकल में मिलने वाली वॉल को वेंट्रिकुलर वॉल बोला जा सकता है। आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं। ये डायग्राम रफली बनाया गया है। इसका जो प्रॉपर डायग्राम है वो हमने सबसे पिछले लेक्चर में बनाया था। तो बात कर लेते हैं बच्चों किस पर? एट्रियल वॉल पर। सबसे पहले बात करेंगे एट्रियल वॉल पर कि ये जो एट्रियल वॉल होती है ये स्मूथ नहीं होती है, यानी कि इसमें मस्कुलर रिजेस या बल्जेस या प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। और इन प्रोजेक्शंस को क्या बोला जाता है बच्चों? इन प्रोजेक्शंस को मस्क्यूली पैक्टिनेटी बोला जाता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। फिर से सुन लीजिए, जो एट्रियल वॉल होती है वो स्मूथ नहीं होती है, उसमें प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। और ये जो रिजेस भी बोले जा सकते हैं, ये जो मस्कुलर रिजेस हैं, मस्कुलर प्रोजेक्शंस हैं, इनको मस्क्यूली पैक्टिनेटी बोला जाता है। वो यहाँ पर शो कर दिए गए हैं। इस तरह के प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, ये एट्रियल वॉल में मिलेंगे बच्चों। और लेकिन ये जो वॉल होते हैं, ये जो एट्रियल वॉल होती है, इसकी पोस्ट वॉल साइड में, पोस्ट यानी कि ऊपर की साइड में जो सेप्टम होता है उसके पास एक पोर पाया जाता है। ये पोर जो है दिल में छेद के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। ये जो पोर होता है ये जन्म से पहले रहता है। जन्म के बाद ये पोर जो है फाइब्रस टिश्यू की वजह से भर जाता है, और वो फाइब्रस टिश्यू का भरा हुआ भाग एक डिप्रेशंस के रूप में, एक गड्ढे के रूप में दिखाई देता है, जिसे फोसा ओवैलिस बोला जाता है। और ये क्या रिमेनिंग करता है, ये किसकी पहचान बताता है? ये रिमेन्स है किसका? फोरामेन ओवल का। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, ये एट्रियल वॉल की, एट्रियल वॉल और ये सेप्टम है, यहाँ पर एक डिप्रेशन मिलता है। इस डिप्रेशन को क्या बोला जाता है? इस डिप्रेशन को फोरामेन ओवल बोला जाता है। और जन्म के बाद ये जो डिप्रेशन है ये जो है एक गड्ढे के रूप में दिखाई देता है, लेकिन जन्म से पहले क्या था बच्चों, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जन्म से पहले यहाँ पर ये एक पोर के रूप में होता है। और फिर ये जो राइट ऑरिकल होता है, यहाँ से इम्प्योर ब्लड इन पोर की हेल्प से कहाँ आ जाता है? लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है। राइट ऑरिकल से इम्प्योर ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल में पास करने के लिए ये पोर पाया जाता है। और इस पोर को क्या बोला जाता है? इस पोर को फोसा ओवैलिस बोला जाता है। लेकिन जन्म के बाद ये जो पोर होता है बच्चों, ये भर जाता है, बंद हो जाता है, और फिर इसमें फाइब्रस टिश्यू जम जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये जो पोर है किसी किसी बच्चे के जन्म के बाद फाइब्रस टिश्यू के भरने से ये भरता नहीं है, यथावत बना रहता है। अगर यथावत बना रहता है तो फिर आपने कभी कभी रेयरली सुना होगा कि बच्चे के दिल में छेद है, तो ये वही छेद है जो जन्म के बाद भर जाता है। लेकिन किसी किसी बच्चे के जन्म के बाद ये नहीं भरता है। इसका क्या काम है स्टूडेंट? ये जन्म से पहले फीटस लाइफ में ये राइट ऑरिकल से इम्प्योर ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचाने का काम करता है, लेकिन जन्म के बाद ये गड्ढे के रूप में दिखाई देता है। और इसे क्या बोला जाता है स्टूडेंट? फिर इसको फोसा ओवैलिस बोला जाता है।
और जन्म से पहले ये किसकी पहचान माना जाता है? ये फोरामेन ओवल की पहचान माना जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं बच्चों वेंट्रिकुलर बॉल पर। वेंट्रिकल की बॉल भी बच्चों स्मूथ नहीं होती हैं, उनमें भी बहुत सारे रिजेस या मस्कुलर प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं इनको क्या कहते हैं बच्चों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना। इनको कॉलम कॉर्नी बोला जाता है, क्योंकि ये कॉलम के आकार के प्रोजेक्शंस होते हैं, इसलिए इनको कॉलम कॉर्नी बोला जाता है। लेकिन जो एट्रियल बॉल में मिलने वाले मस्कुलर रिजेस थे, प्रोजेक्शंस थे, उनको मस्क्यूली पैक्टिनेटी बोला जाता है। मेडिकल के एग्ज़ाम में बच्चों इनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगली बात कर लेते हैं पेपिलरी मसल्स भी वेंट्रिकुलर बॉल में पाई जाती हैं। एक डायग्राम की हेल्प से यहाँ पर पेपिलरी मसल्स को शो किया है। ये इनके बल्ज वाले भाग हैं, यहीं पर एक मसल्स निकली होती है जिसे पेपिलरी मसल्स कहते हैं। ये जो पेपिलरी मसल होती हैं वो क्या करती हैं? जो एवी बॉल्व होते हैं यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर जो बॉल्व होते हैं, उनको इस कॉर्डी टेंडनी की हेल्प से क्या करती हैं? अपनी साइड में खींचती रहती हैं, जिसकी वजह से ये जो बॉल्व होते हैं ये वेंट्रिकल की साइड में नहीं खुलते हैं। सॉरी, वेंट्रिकल की साइड में ये खुलते हैं, ऊपर की साइड में ये नहीं खुलते हैं। होता क्या है? वेंट्रिकल थिक चैम्बर होते हैं, ऑरिकल थिन चैम्बर होते हैं। वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बॉल्व नीचे की साइड की बजाय ऊपर भी खुल सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो वेंट्रिकल का ब्लड एट्रिया में चला जाएगा, ऑरिकल में चला जाएगा। इससे हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए इस नेचर ने क्या बनाया है कि जो पेपिलरी मसल्स निकाल दें, और पेपिलरी मसल्स क्या कर रही हैं? इन कॉर्डी टेंडनी के थ्रू इन एवी बॉल्व को नीचे की साइड में पुलिंग करती हैं, जिससे ये क्या होता है? ये एट्रिया की साइड में खुल नहीं पाते हैं, जिससे ब्लड जो है ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करता है। तो इस तरह से बच्चों ये पेपिलरी मसल्स बहुत ही यूजफुल होती हैं। विच बाइंड्स टू एवी बॉल्व को क्या करती हैं? बांधती हैं या खींचती हैं। किसके द्वारा? कॉर्डी टेंडनी के द्वारा। और ये जो कॉर्डी टेंडनी होते हैं, इसको जब खींचते हैं तो क्या होता है इससे स्टूडेंट? प्रिवेंशन ऑफ इन्वर्जन्स ऑफ एवी बॉल्व इनटू एट्रियम, यानी कि जो एवी बॉल्व होते हैं वो जो है एट्रिया की ओर, एट्रिया की साइड में खुलते नहीं हैं, बल्कि वेंट्रिकल की साइड में ही खुलते हैं। ये उनको खींच के रखते हैं। इस तरह से स्टूडेंट वेंट्रिकुलर बॉल में आपको दो बातें अच्छे से ध्यान रखनी है। एक तो पेपिलरी मसल्स का नाम ध्यान रखना है, कहाँ होती हैं, क्या करती हैं, और क्या ध्यान रखना है? वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को भी ध्यान रखना है, जो क्या करती हैं? पेपिलरी मसल्स के थ्रू एवी बॉल्व को क्या करती हैं? नीचे की डायरेक्शन में खींचती हैं और इन्वर्जन को रोकती हैं। अगर बॉल का इन्वर्जन हो गया तो बॉल जो होते हैं वो वेंट्रिकल की साइड में खुलने की बजाय ऑरिकल की साइड में खुल जाते हैं, जिससे ब्लड का रिवर्स फ्लो हो जाएगा। इस प्रिवेंशन के लिए यहाँ पर कॉर्डी टेंडनी और पेपिलरी मसल्स बहुत ही महत्वपूर्ण और यूजफुल मानी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों लिगामेंटम आर्टेरियोसस। लिगामेंटम आर्टेरियोसस क्या होता है बच्चों? ये रिमेनिंग्स हैं। किसकी रिमेनिंग्स हैं? ये डक्टस आर्टेरियोसस की रिमेनिंग्स हैं। आओ इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी है, एओर्टा है, जिसकी लेफ्ट साइड लेफ्ट लंग में चली जाती है और राइट साइड राइट लंग में चली जाती है। तो ये जो सिस्टेमिक आर्टरी होती है और ये जो पल्मोनरी एओर्टा होता है, सिस्टेमिक एओर्टा होता है, दोनों के बीच में एक नाली की तरह रचना मिलती है, एक डक्ट या ट्यूब की तरह रचना मिलती है। इस डक्ट और ट्यूब से क्या फ़ायदा होता है बच्चों? जैसे ही इम्प्योर ब्लड यहाँ आता है तो ये इम्प्योर ब्लड जो है
इस डक्ट के थ्रू इस सिस्टेमिक एओर्टा में चला जाता है। और सिस्टेमिक एओर्टा क्या करता है बच्चों, ये मदर के ब्लड से ऑक्सीजन को ले लेता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। और ये बात हम कब की कर रहे हैं बच्चों, ये फीटस लाइफ की कर रहे हैं। जब बच्चा फीटस लाइफ में होता है तब उसके लंग्स बंद होते हैं, ब्लड का प्योरीफिकेशन उसके लंग्स नहीं कर सकते। इसलिए ब्लड का प्योरीफिकेशन बच्चे के अंदर करने के लिए ये जो ब्लड है पल्मोनरी एओर्टा से कहाँ पहुँचाया जाता है, इस डक्टस आर्टीरियोसस के थ्रू ये सिस्टेमिक एओर्टा में पहुँचाया जाता है। और जब सिस्टेमिक एओर्टा में ये जो इम्प्योर ब्लड पहुंच जाता है तो सिस्टेमिक एओर्टा क्या काम करता है, ये मदर के ब्लड से ऑक्सीजन टेक करता है और वहाँ पर CO2 रिलीज कर देता है। जैसे ही जन्म हो जाता है बच्चे का, तो जन्म के बाद बच्चों ये जो डक्टस आर्टीरियोसस है इसको लिगामेंटम आर्टीरियोसस बोला जाता है। जन्म से पहले इसको क्या बोला जाता है, डक्टस आर्टीरियोसस बोला जाता है, लेकिन जन्म के बाद इसको क्या बोला जाता है बच्चों, ये लिगामेंटम आर्टीरियोसस बोला जाता है। जैसे ही जन्म हो जाता है बच्चे का तो फीटस लाइफ के टाइम पर ये जो डक्ट मिलती है इसमें फाइब्रस टिश्यू भर जाते हैं और ये डक्ट या नाली रुक जाती है, जिसकी वजह से यहाँ से पल्मोनरी एओर्टा से इम्प्योर ब्लड सिस्टेमिक एओर्टा में जाना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो इम्प्योर ब्लड आता है जन्म के बाद लंग्स के रास्ते खुल जाते हैं। जब लंग्स के रास्ते खुल जाते हैं तो वो ब्लड पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू लंग्स में जाता है, किसके लिए, प्योरीफिकेशन के लिए। लेकिन इसकी आवश्यकता सिर्फ जन्म से पहले ही होती है। तो इसका मेन काम क्या है बच्चों, इसका मेन काम होता है कि ये पल्मोनरी एओर्टा से इम्प्योर ब्लड को फीटस लाइफ में सिस्टेमिक एओर्टा में पहुंचाए और सिस्टेमिक एओर्टा फिर उसका प्योरीफिकेशन मदर के ब्लड से मैटरनल ब्लड से कर लेता है। लेकिन जन्म के बाद ये जो डक्टस होती है ये फाइब्रस टिश्यू की वजह से भर जाती है और फिर इसे लिगामेंटम आर्टीरियोसस बोला जाता है। इस तरह से लिगामेंटम आर्टीरियोसस रिमेनिंग है किसकी, फीटस हार्ट की। तो यहाँ पर वो हमने मेंशन कर दिया है। अब बात कर लेते हैं बच्चों बॉल ऑफ चैम्बर की। हार्ट की जो बॉल होती हैं उसमें 3 लेयर पाई जाती हैं बच्चों। कितनी लेयर पाई जाती हैं, 3 लेयर मिलती हैं, यानी कि हार्ट बॉल चैम्बर बॉल 3 लेयर्ड होती है। जो ऊपर की लेयर होती है बच्चों उसे एपिकार्डियम बोला जाता है और जो मिडिल लेयर होती है उसे मायोकार्डियम बोला जाता है और जो अंदर की लेयर होती है उसे एंडोकार्डियम बोला जाता है। मायोकार्डियम वर्ड जब यहाँ पर दिखाई देता है तो इससे हम क्या समझ सकते हैं बच्चों कि जो हार्ट की मिडिल लेयर होती है बॉल की, इसमें कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं और इसी कार्डियक मसल्स की वजह से हार्ट में कंटिन्यूअस बीट करने की पावर पाई जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो उसके सारे बॉडी ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन हार्ट हमेशा बीटिंग करता रहता है। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण यही है क्योंकि इसकी जो मिडिल लेयर होती है हार्ट बॉल की, इसमें कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं और उनमें ऑटो एक्साइटेबल होती हैं, बिना स्टिमुली के ही स्टिमुलेट होकर और लगातार क्या करती हैं, हार्ट में करंट जनरेट करती रहती हैं और हार्ट बीट पैदा करती हैं। इन्हीं कार्डियक मसल्स को कहाँ शो किया जा सकता है? मायोकार्डियम में शो किया जा सकता है। उन मसल्स का नाम क्या है बच्चों? उन मसल्स का नाम है कार्डियक मसल और इसीलिए हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी बोला जाता है। इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जा सकता है। जितने भी पार्ट पिछले लेक्चरों में इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड बताए थे उन सब लेक्चरों को यहाँ पर कंबाइंड करके एक बड़ा टॉपिक बन सकता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा मेडिकल के एग्ज़ाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड रहते हैं। इनको पढ़ के आप उन क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो।
अच्छा बच्चों, इस तरह से यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर को यहाँ पर क्लोज करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।